Namaskar friends and welcome to this press briefing by the Health Ministry. To brief us more on the latest COVID-related issues, we have with us Dr. V.K. Paul ji from Niti Aayog, DG ICMR Dr. Balram Bhargav ji, Joint Secretary Ministry of Health Shri Love Agarwal ji. My welcome to all. First there will be a presentation by Shri Love Agarwal, followed by remarks by Dr. Balram Bhargav and then remarks by Dr. Paul. After that we'll take a few questions. Thank you. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हम आपको कोविड-19 की वर्तमान परिस्थिति के बारे में बताना चाहेंगे। अगर हम देखें तो पाते हैं कि देश में अभी टोटल एक्टिव केसेस की संख्या 86,415 केसेस है। यह वह केसेस हैं जो कि या तो होम आइसोलेशन में है या जिनको हॉस्पिटल में मॉनिटर किया जा रहा है। देश में जो कोविड के केसेस की संख्या ऑन एवरेज अगर हम पिछले एक हफ्ते का डेटा देखें तो पाते हैं कि करीब 7,329 केसेज ऑन एवरेज डेली बेसिस पर देश में रिपोर्ट हो रहे हैं। केस पॉजिटिविटी 0.65% के करीब पिछले एक हफ्ते में देश में नोट की गई है। यहाँ एक विषय हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट पिछले 20 दिनों से देश में जो डेली नए केस रिपोर्ट हो रहे हैं उसकी संख्या 10,000 से कम है। लेकिन ओमिक्रॉन के परिप्रेक्ष्य में, साथ ही इस परिप्रेक्ष्य में कि पूरे विश्व में केसेस काफ़ी अधिक संख्या में नोट किए जा रहे हैं, जरूरी है कि हम कंटिन्यूड बेसिस पर अपना विजिलेंस को बनाए रखें। इसी संबंध में अगर हम एक्टिव केसेस देखते हैं तो पाते हैं कि ऐसी 2 स्टेट हैं देश में जहां पर 10,000 से अधिक एक्टिव केसेस हैं, जिससे यह पता लगता है कि वहां पर संक्रमण कुछ अधिक संख्या में फैला हुआ है। 3 स्टेट ऐसी है जहां पर 5,000 से 10,000 के करीब एक्टिव केसेस है और 31 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि 5,000 से भी कम संख्या में एक्टिव केसेस अभी नोट किए जा रहे हैं, जिसमें मुख्यतः 40% एक्टिव केसेस देश के अभी केरला स्टेट में हैं, 12% के करीब केसेस महाराष्ट्र में हैं और वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और कर्नाटका, यह 3 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि 5,000 से अधिक एक्टिव केसेस अभी नोट किए जा रहे हैं। हम ओवरऑल देश की केस पॉजिटिविटी को एनालाइज करें तो पाते हैं कि ओवरऑल जहां देश में 0.8% वीकली केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है, तो यह पॉजिटिविटी पिछले 17 हफ्तों से देश में पॉजिटिविटी 3% से कम, यानी कि जहां पर कि हम 17 अगस्त वाले सप्ताह में हमने 3% केस पॉजिटिविटी नोट की थी, उस समय से यह 3% से कम नोट की जा रही है। इसी तरह से 2% से कम पिछले 12 हफ्ते से देश में केस पॉजिटिविटी नोट की गई है और बिलो 1% ऑलमोस्ट पिछले 1 महीने से देश में केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है। जहां एक स्थाई पर हम देखते हैं कि देश में ओवरऑल केस पॉजिटिविटी 1% से कम है, तब भी कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि एक एरिया ऑफ कंसर्न के रूप में हमारे सामने उभर कर आते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि 19 जिले देश में अभी भी ऐसे हैं जहां पर कि हाई स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन देखा गया है, इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि वहां पर वीकली पॉजिटिविटी 5 से 10% के बीच में है, जिसमें केरला में 9 जिले हैं, मिजोरम में 5 जिले हैं, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल में 1 जिला ईच, जहां पर कि 5 से 10% के बीच केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है। फर्दर एरिया ऑफ कंसर्न के रूप में देखें तो देश में अभी भी 5 जिले ऐसे हैं जहां पर कि 10% से अधिक केस पॉजिटिविटी नोट की गई है, जिसमें मुख्यतः मिजोरम के 4 जिले हैं और अरुणाचल प्रदेश में 1 जिला है। यहाँ तक कि जैसे अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले में ओवरऑल केस पॉजिटिविटी 25% के बीच नोट की गई है, यानी कि पिछले हफ्ते में जहां भी जितने सैंपल टेस्ट हुए उसमें से 25% सैंपल पॉजिटिव आए हैं। इसी तरीके से मिजोरम में भी खौजौल में और सरशिप में 15.2% एंड 17.94%, यानी कि काफ़ी अधिक स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को नोट किया गया है। हम स्टेट से कोऑर्डिनेट करते हैं, उनको एडवाइस करते हैं कि कैसे हमारी जो टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन की स्ट्रैटेजी पर काम करते हुए हम अपने केसेस को कंट्रोल करें। इसी के साथ ही वैक्सीनेशन की कवरेज देखें तो देश ने काफ़ी हद तक अच्छा कार्य करते हुए सबके सहयोग से आज हमने 82.82 करोड़ टोटल फर्स्ट डोजेज और 53.72 करोड़ टोटल सेकेंड डोजेज देश में एडमिनिस्टर की हैं, जिसके द्वारा 87.6% एडल्ट पॉपुलेशन को फर्स्ट डोज के द्वारा और 57.2% एडल्ट पॉपुलेशन को सेकेंड डोज के द्वारा कवर किया जा चुका है। अभी तक देश में ओवरऑल 136 करोड़ से अधिक डोजेज एडमिनिस्टर हो चुकी हैं। यहाँ यह विषय भी हम आप लोगों के सामने लाना चाहते हैं कि जो टोटल डोजेज दुनिया में अभी जैसे कुछ देशों ने कवर किए हैं, बड़े देशों ने, डेवलप्ड देशों में भी जहाँ पर
अगर हम ओवरऑल डोजेज का कवरेज देखें तो जहां यूएसए में 48.6 करोड़ डोजेज अब तक दी गई हैं, इंडिया ने अब तक उससे 2.8 टाइम्स डोजेज अपने देश में एडमिनिस्टर कर दी हैं। और इसी तरह जहां यूनाइटेड किंगडम में 12.3 करोड़ डोजेज एडमिनिस्टर टोटल हुई हैं फर्स्ट एंड सेकेंड डोज मिलाते हुए, इंडिया में उसका 11 टाइम्स डोजेज हम अपने देश में एडमिनिस्टर कर चुके हैं। इसके साथ ही ना कि हमने ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ डोजेज कवरेज में एक कार्य किया है, साथ ही हम देखें कि हमारी जो आज भी डेली एवरेज डोजेज जो हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं वह काफ़ी अधिक संख्या से उस पर कार्य चल रहा है। बीच में जहां अक्टूबर और नवंबर के माह में 55 लाख और 59 लाख अप्रॉक्सीमेटली डोजेज पर डे डिलीवर हो रही थी, वह संख्या भी अब बढ़कर 74.31 लाख डोजेज पर डे इस औसत से हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं। और साथ ही अगर हम देखें कि जहां पिछले माह में देश में 17.79 करोड़ डोजेज एडमिनिस्टर हुई, हम अभी तक 11.89 करोड़ डोजेज देश में एडमिनिस्टर कर चुके हैं। यहाँ हम आप लोगों को अवगत कराना चाहेंगे कि जिस रेट से इंडिया में वैक्सीनेशन कवरेज चल रही है, यह दुनिया का हाईएस्ट रेट है। और डेली जिस गति से हम डोजेज को एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो जहां यूनाइटेड स्टेट्स में भी 15.5 लाख डोजेज के औसत से प्रतिरोज डोजेज डिलीवरी की जा रही है, तो उससे 4.8 टाइम्स गति से हमारे देश में डेली डोजेज एडमिनिस्टर की जा रही हैं। इसी तरह जहां यूनाइटेड किंगडम में अप्रॉक्सीमेटली, जैसे कि हमें पब्लिक डोमेन में पता लगता है कि अप्रॉक्सीमेटली 5.9 लाख डोजेज प्रति रोज एडमिनिस्टर की जा रही हैं, इंडिया में 74.31 लाख डोजेज के द्वारा हम अप्रॉक्सीमेटली 12.5 गुना अधिक गति से आज भी डेली इस औसत से कार्य करते हुए डोजेज एडमिनिस्टर कर रहे हैं। इसमें जो भी यह कार्य हुआ है, जो नेशन वाइड वैक्सीनेशन कैंपेन है, यह एक बहुत कोलैबोरेटेड एफर्ट है। यह कोऑर्डिनेटेड अप्रोच के द्वारा कार्य किया जा रहा है। हमने देश की आधे से अधिक पॉपुलेशन को जहां फुली वैक्सीनेट किया है, इस कार्य को अकम्प्लिश करने में एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी के रूप में देश में कार्य हुआ है। हम आप सबकी दृष्टि में लाना चाहेंगे कि मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के इन्वॉल्वमेंट से यह कार्य किया गया है। यह उतना सिंपल कार्य नहीं था। जब देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश के अनुसार देश में एडल्ट वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा, विश्व के सबसे बड़े एडमिनिस्ट्रेशन इस प्रोग्राम को हमने कार्य किया, तो जहां एक स्थाई पर वैक्सीन रिसर्च के लिए हमने मेडिकल फ्रेटर्निटी को सपोर्ट किया, वहीं मैन्युफैक्चरिंग और अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन को बढ़ाने के लिए हमने मैन्युफैक्चरर्स की हैंड होल्डिंग की। इसी के साथ ही जब वैक्सीन की डिलीवरी फील्ड पर होती है, तो इक्वली ज़रूरी है कि हमारा जो फोकस है वह लॉजिस्टिक्स, चाहे वह सिरिंजेज हों, चाहे मूवमेंट हो, कि हमारा जो वैक्सीन्स हैं फील्ड स्थाई पर पहुँचे, उस पर भी लास्ट माइल कवरेज के लिए कार्य करने की ज़रूरत है। बहुत ही ज़रूरी है कि एक स्थाई पर जब वैक्सीन मैन्युफैक्चर के स्थाई पर जब बनती हैं, बनने के बाद वह वैक्सीन टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग लैब्स में जाती हैं। कोई भी बैच फील्ड में आने से पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग होने के बाद उसको नेशनल लेवल, स्टेट लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल गोडाउन में ले जाते हुए इन टर्न यह इंश्योर करना कि वह वैक्सीनेशन सेंटर पर भी पहुंचे। तो ये जो कास्केडेड अप्रोच है कि इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चर टू द कटिंग एज माइल, लास्ट माइल कवरेज, यह कार्य भी जस्ट इन टाइम अप्रोच से कंटिन्यूस बेसिस पर देश 16 जनवरी से करते हुए आ रहा है। हमारे हर स्थाई पर मैन पावर, चाहे हमारे वैक्सीन वर्कर्स हों जो वैक्सीन डिलीवरी कर रहे हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में उतना ही एक दृढ़ कार्य था जिसको कि देश ने किया। और हमारे वर्कर्स फील्ड पर कंटिन्यूस बेसिस पर इस लड़ाई में हमारे साथ जुटे हुए हैं। साथ ही जब वैक्सीनेशन के बारे में बात करते हैं, आप सबको पता है, एक स्थाई पर वैक्सीन ईगरनेस, एक स्थाई पर वैक्सीन हेजिटेंसी, फेक न्यूज़, इन्फोडेमिक, इन सारे चैलेंजेस को समझते हुए एक आईसी यानी कि कम्युनिटी को हम कैसे इन्वॉल्व करें, उनका सपोर्ट कैसे लें, उस पर भी काफ़ी हद तक कार्य करते हुए हम इस कीर्तिमान को स्थापित करने में अब तक काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। इसी के साथ ही देश में 3 लाख से अधिक वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, और जिसमें मुझे ये बताते हुए काफ़ी हर्ष होता है कि इक्विटेबल एक्सेस की तरफ फोकस करते हुए 74% जो हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वह प्राइमरली रूरल एरियाज में लोकेटेड हैं। आप सबको अवगत है, जब एक स्थाई पर हमने देखा कि सेकेंड डोज वैक्सीनेशन में कुछ कमी आई है, तो कम्युनिटी का सपोर्ट लेते हुए, स्टेट के साथ डिस्कशन करते हुए हमने हर घर दस्तक एक कैंपेन को भी लॉन्च किया, जिसमें वह लोग जिनको फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन या तो नहीं लगी है या जिनको सेकेंड डोज दी और जिन्होंने नहीं लगवाई है, उनके घर घर पर दस्तक देते हुए उनसे रिक्वेस्ट कर कर उनका सपोर्ट भी हमने वैक्सीनेशन कवरेज में हासिल किया है। आज अगर हम देखें तो देश में
18 प्लस पॉपुलेशन की फर्स्ट डोज कवरेज देखें तो 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहां पर कि एलिजिबल पॉपुलेशन जो 18 प्लस पॉपुलेशन है उसका 90% से भी अधिक कवरेज हो चुका है। 10 स्टेट ऐसी हैं जहां पर कि 18 प्लस पॉपुलेशन को 80% से 90% तक कवर किया जा चुका है और 80% से कम में केवल 8 स्टेट्स ऐसी हैं। और इसी स्थाई पर अगर हम देखें तो सेकेंड डोज कवरेज में भी 9 स्टेट ऐसी है जहां पर 80% से अधिक कवरेज हो चुका है और 50% टू 80% कवरेज में 19 स्टेट्स आती हैं और 50% से लेस कवरेज जो कि सेकेंड डोज की है उसमें अभी केवल 9 स्टेट्स हैं। स्टेट्स के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंटिन्यूस बेसिस पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा और डिफरेंट तरीके से इंश्योर करती है कि हम अपनी वैक्सीनेशन की कवरेज को बढ़ाते रहें। साथ ही एक नए कंसर्न के रूप में हमारे सामने जो ओमिक्रॉन आया उसके बारे में हम आपको अवगत कराना चाहेंगे। अगर हम देखें तो पाते हैं कि ओमिक्रॉन इमरजेंस के बाद काफ़ी तेज़ गति से फैल रहा है। अगर आप इसकी ट्रेजेक्ट्री हम आपको एक छोटे से वीडियो के रूप में दिखाना चाहेंगे जिसमें अगर आप देखें कि प्रतिरोज जैसे 26, 27, 28 डेट वाइज ओमिक्रॉन में किस गति से नंबर ऑफ देश जहां पर कि ओमिक्रॉन रिपोर्ट हो रहा है और नंबर ऑफ केसेस जहां पर ओमिक्रॉन रिपोर्ट हो रहा है तो वह कितनी गति से बढ़ रहे हैं। और उसमें भी मुख्यतः यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क और नॉर्वे में साउथ अफ्रीका से भी ज़्यादा अधिक केसेस नोट किए जा चुके हैं। यह अभी 91 देशों में है। 27,000 से अधिक ओमिक्रॉन पॉजिटिव केसेस दुनिया में नोट किए जा चुके हैं और यह काफ़ी कम समय में काफ़ी गति से फैलते हुए दिखाई देता है। इसी के साथ ही एक एरिया ऑफ कंसर्न भी हम आप लोगों के सामने रखना चाहेंगे, जहां जैसे साउथ अफ्रीका में देखें कि जो अभी केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं उसमें अप्रॉक्सीमेटली 98% केसेस ओमिक्रॉन के पाए जा रहे हैं। एक स्थाई पर ओमिक्रॉन वहां पर बढ़ते हुए दिख रहा है, दूसरे स्थाई पर वहां पर एक सर्ज इन केसेस भी नोट किया जा रहा है, जैसे कि अप्रॉक्सीमेटली 24,000 के करीब केसेस ऑन ए डेली बेसिस वहां पर रिपोर्ट हो रहे हैं, जो कि पुराने कुछ दिनों से अगर हम कंपेयर करें तो एक काफ़ी स्टीप राइज इन केसेस यानी कि हाई ट्रांसमिसिबिलिटी एक नोट होती है। उसी स्थाई पर अगर हम देखें तो नॉर्वे में जहां ओमिक्रॉन के 18% केसेस आए हैं वहां पर भी एक स्टीप राइज इन केसेस, एक सर्ज इन केसेस नोट किया जा रहा है। कनाडा में जहां 9.6% केसेस ओमिक्रॉन के हैं वहां पर भी 7,300 के करीब केसेस डेली रिपोर्ट हो रहे हैं और हम एक हाई सर्ज को वहां पर भी नोट कर रहे हैं। इसी तरह यूनाइटेड किंगडम में अगर आप देखें तो पाते हैं कि कंटिन्यूस बेसिस पर सर्ज आ रहा है। ओमिक्रॉन के केसेस जो संख्या में काफ़ी अधिक हैं, लेकिन अगर परसेंटेज में देखें क्योंकि वहाँ ओवरऑल इन्फेक्शन स्प्रेड काफ़ी अधिक दिखाई देता है तो 2.54% ओमिक्रॉन के केसेस और 88,000 के करीब डेली बेसिस पर वहाँ पर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। यह ग्राफ हम आपको इसलिए दिखाना चाहते हैं, इसके द्वारा हम सबसे अपील करना चाहते हैं कि आज जरूरी है कि हम ओवरऑल जो देश की, दुनिया की इमर्जिंग एविडेंस और सिचुएशन को देखते हुए अपने प्लानिंग, अपने एक्शन में हम इसको समाहित करें और उसके बेसिस पर फील्ड पर हम उसको मैनेजमेंट से रिलेटेड कार्य करें। अगर हम देखें तो WHO की टेक्निकल एडवाइस और प्रायोरिटी एक्शन जो उसमें अभी तक बताया है, तो इससे पहले भी हमने इस विषय में पुरानी जो उनकी गाइडेंस थी उसकी चर्चा की थी। नई गाइडेंस के रूप में उन्होंने बताया है कि जहां डेल्टा का सर्कुलेशन लो था वहां पर भी काफ़ी अधिक गति से ओमिक्रॉन फैल रहा है, जैसे कि उन्होंने साउथ अफ्रीका की एग्जाम्पल दी। साथ ही उन्होंने बताया कि ऐसे देश थे जहां पर कि डेल्टा काफ़ी अधिक संख्या में पाए जा रहे थे केसेस, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, वहां पर भी डेल्टा को रिप्लेस करते हुए अब ओमिक्रॉन के केसेस अधिक संख्या में आ रहे हैं। तो जिससे यह एक संभावना लगती है कि आने वाले समय में ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट को जहां जहां अधिक केसेस फैलेंगे वहां रिप्लेस करते हुए हो सकता है दिखाई दे। इसी के साथ ही जो एक अगर हम देखें काफ़ी हद तक एक पॉजिटिव न्यूज़ भी हम इसे कह सकते हैं कि जो अभी तक WHO की एडवाइस है उसके हिसाब से उन्होंने कहा है कि जो भी ट्रीटमेंट पैटर्न है, जो भी क्लिनिकल गाइडलाइंस हैं, जो हमारी क्लिनिकल अप्रोच है इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कोविड, वह ओमिक्रॉन के लिए भी इफेक्टिव है। लेकिन ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में जब डिक्लेयर किया गया तो WHO की यह भी एडवाइस है कि हमें यह मान के चलना पड़ेगा कि ओमिक्रॉन एक वेरी हाई रिस्क के रूप में हमारे सामने है, जैसे कि उन्होंने बताया, क्योंकि ग्लोबली भी केसेस 5-6 लाख से अधिक संख्या में डेली केसेस देश में दुनिया में आ रहे हैं। तो ग्लोबली अभी भी कोविड की संख्या में काफ़ी हद तक बढ़ोतरी और एक ग्रोथ हमें दिख रही है, एक सर्ज दिख रहा है। तो हमें ओवरऑल एक्टिव रहने की, ओवरऑल विजिलेंट रहने की आवश्यकता है। उसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि वाइल वो डिटेल्ड एविडेंस की वेट कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि जिस टाइप की म्यूटेशन स्पाइक प्रोटीन में पाई गई हैं तो क्या 1% पोटेंशियल चांसेस हो सकते हैं कि उसमें कोई इम्यून एस्केप का भी एक कारण हो सकता है, जिसकी वो इमर्जिंग एविडेंस के बारे में अभी हम वेट कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि इसका हाई ट्रांसमिशन रेट फर्दर दुनिया में सर्जेस का एक कारण भी बन सकता है।
डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO ने अपनी एक प्रेस ब्रीफिंग में जो विषय बताए हैं, हम फिर आप लोगों की दृष्टि में स्पेसिफिकली लाना चाहेंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि ओमिक्रॉन जिस गति से बढ़ रहा है वैसा किसी पर्टिकुलर वेरिएंट में उस गति से बढ़ते हुए केसेस को नोट नहीं किया गया है। उन्होंने यह कंसर्न भी जाहिर किया था कि लोग ओमिक्रॉन को माइल्ड समझकर उसको डिसमिस ना करें, और ज़रूरी है कि जैसे कि पिछले 2 सालों से देश और दुनिया कोविड की लड़ाई में सतत प्रयास करते हुए मैनेज कर रहा है, उसी गति से ओमिक्रॉन या इससे रिलेटेड जो चैलेंजेस है उसको भी उसी संभावना और उसी गति से हमें मैनेज करने की आवश्यकता है। ज़रूरी है कि ये समझें कि अगर बहुत अधिक संख्या में केसेस आने शुरू हो जाएं, इन्फेक्शन का स्प्रेड सडनली एकदम सर्ज के रूप में हमारे सामने आएगा, तो वह हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेन कर सकता है, और टू दैट एक्सटेंट एक हेल्थ सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने फिर भी आ सकता है। यहाँ यह विषय हम आप लोगों के सामने रखना चाहेंगे। हमने पहली स्लाइड में आपसे रिक्वेस्ट की थी कि जहाँ देश में अभी 10,000 से कम संख्या में केसेस आ रहे हैं और हम अपने आप को एक हद तक यह महसूस करते हैं कि हम रिलेटिव कंट्रोल में हैं, ज़रूरी है कि दुनिया की परिस्थिति को समझते हुए हम इस गेंस को गलत ना होने दें, इस गेंस को ना जाने दें। हम अपने स्थाई पर जो जो हमें कार्य करने हैं उसको कार्य करते रहें। इसीलिए जो पॉइंट WHO ने कहा हम आपके सामने फिर से हाईलाइट करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि खाली वैक्सीन ही नहीं, साथ ही ज़रूरी है कि हमें वैक्सीन के साथ साथ मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, वेंटिलेशन और हैंड हाइजीन पर भी कार्य करना है अगर हमें इस क्राइसिस से बाहर आना है। साथ ही एक विषय भी जो आया कि जो लोग वैक्सीनेटेड भी नहीं हैं उन्हीं के चांसेस है उनका हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ता है या डेथ रेट वहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। तो उन्होंने इस विषय को भी जाहिर किया कि जहाँ एक स्थाई पर हम ये पूरी कोशिश करें कि हर अनवैक्सीनेटेड आदमी वैक्सीनेशन ले और साथ में हम मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, वेंटिलेशन और हैंड हाइजीन पर काम करें। जैसे कि हम आपके सामने फिर से सबमिट करना चाहेंगे, WHO ने अपने प्रेस के इस ब्रीफिंग में यही कहा कि इंस्टेड ऑफ मास्क, वैक्सीन मास्क का सब्स्टिट्यूट नहीं है, मानी कि मास्क का भी इस्तेमाल करना है। फिजिकल डिस्टेंसिंग का भी वैक्सीन सब्स्टिट्यूट नहीं है, यानी कि वैक्सीन लेते हुए फिजिकल डिस्टेंसिंग को भी हमें फॉलो करना है। और वेंटिलेशन और हैंड हाइजीन का भी सब्स्टिट्यूट वैक्सीन नहीं है, यानी कि हमें यह सारे कार्य करने हैं, कंसिस्टेंट बेसिस पर करने हैं और तरीके से 100% इंश्योर करते हुए करने हैं। तो हम आपके द्वारा फिर से सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि बहुत ज़रूरी है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अलॉन्ग विद वैक्सीनेशन को एक बहुत मेजर टूल के रूप में अपनी लाइफ में फॉलो करें। अगर हम देश के कोविड ओमिक्रॉन केसेस की परिस्थिति को देखें तो हम पाते हैं कि 11 स्टेट में टोटल 101 ओमिक्रॉन केसेस अब तक डिटेक्ट हुए हैं। इस संख्या में ऑन ए डेली बेसिस देश में ट्रैक किया जाता है। महाराष्ट्र में 32 केस, दिल्ली में 22 केस, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, ऐसे करते हुए करीब 11 स्टेट्स में 101 केस अब तक नोट किए जा चुके हैं। ओवरऑल इससे पहले भी हमने इस विषय में चर्चा की है, जैसे ही एक ओमिक्रॉन हमारे सामने कंसर्न के रूप में आया तो 27 नवंबर को ही 26 नवंबर को जब WHO ने इसको एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में डिक्लेयर किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी के लेवल पर इस पर रिव्यू मीटिंग की गई। स्टेट्स को एडवाइस किया गया कि प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो करें। इसी तरह से 28 नवंबर को ही रिवाइज ट्रैवल गाइडलाइंस इशू की गई इंटरनेशनल ट्रैवल। साथ ही ऑन ए डेली बेसिस हम लोग चाहे सिविल एविएशन हो, चाहे ICMR से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड एक्टिविटी हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज हों, चाहे हमारे एयरपोर्ट हेल्थ ऑफिसर हों या स्टेट के सर्वेलेंस ऑफिसर्स हों, स्टेट के सेक्रेटरी हेल्थ हों और MD NHMs हों, सब लोगों को जोड़कर ऑलमोस्ट ऑन ए डेली बेसिस हम इसको एनालाइज करते हैं और स्टेट्स को बताते हैं कि उनको किस किस कार्य पर फोकस करना है। माननीय हेल्थ मंत्री साहब के लेवल पर स्टेट्स के रिव्यू मीटिंग की गई हैं। माननीय सेक्रेटरी हेल्थ के लेवल पर भी इसके बारे में स्टेट से डिटेल चर्चा डेली बेसिस पर की जा रही है। और मुख्यतः हम आपके सामने फिर से बताना चाहेंगे, जैसे ही एक कंसर्न के रूप में उभर कर सामने आया, माननीय हेल्थ मंत्री साहब के लेवल पर 25 नवंबर से डेली बेसिस पर सुबह 9:30 बजे सारे एक्सपर्ट्स, सारे अधिकारीगण मिलते हैं और जहां हम केस ट्रेजेक्टरी दुनिया की क्या है, ओमिक्रॉन की दुनिया की क्या परिस्थिति है, इंडिया में ओमिक्रॉन की क्या परिस्थिति है, इंडिया में कोविड से रिलेटेड क्या सिचुएशन है, और साथ ही जो एविडेंस किसी भी लेवल से, किसी भी देश से, दुनिया के किसी भी प्रांत से आ रही है, उसको साइंटिफिक एक्सपर्ट्स, हमारे साइंटिफिक एक्सपर्ट्स की उसके बारे में क्या एडवाइस है और उसके बेसिस पर हमें क्या प्रायोरिटी एक्शन देश में लिए जाने हैं, उस पर एक चर्चा हो कि वह प्रायोरिटी एक्शन डेली बेसिस पर डिफाइन होते हैं, जिसमें फिर हम स्टेट्स को इन्वॉल्व कर उस पर कार्य करते हैं।
आज ज़रूरी है, जैसे हमने आपसे इससे पहले रिक्वेस्ट की है कि DG WHO ने भी इस पॉइंट को हाईलाइट किया है कि हमारी कंटिन्यूड इस बैटल ऑन कोविड में सहभागिता, यानी कि होल ऑफ गवर्नमेंट और होल ऑफ सोसाइटी, इस अप्रोच पर जिस तरह से हम कार्य कर रहे हैं, तो एक स्थाई पर जहां गवर्नमेंट के लेवल पर टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा रहा है, यानी कि टेस्टिंग पर हम फोकस कर रहे हैं, ट्रैकिंग यानी कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और कंटेनमेंट पर हम कार्य कर रहे हैं, ट्रीटिंग यानी कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और अवेलेबिलिटी ऑफ, चाहे वो PSA प्लांट हो, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो, बफर स्टॉक्स ऑफ मेडिसिन, उस पर हम कार्य कर रहे हैं, क्लिनिकल प्रोटोकॉल पर कार्य कर रहे हैं। चौथा अंश जो कि वैक्सीनेशन है, जिसके द्वारा हम फुल कवरेज ऑफ ऑल प्रायोरिटी ग्रुप्स के लिए कार्य कर रहे हैं, और साथ ही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के एनफोर्समेंट के ऊपर भी कार्य कर रहे हैं। उसी के साथ ही हमारी इस लड़ाई में शुरू से ही देश का हर नागरिक जुड़ा हुआ है। हम आप सबके द्वारा फिर से अपील करना चाहेंगे, अर्ली आइडेंटिफिकेशन कैन ओनली बी डन थ्रू टेस्टिंग। तो आपको अगर कोई भी ऐसे कोई सिम्टम्स दिखाई दे तो समय पर टेस्टिंग कराएं। साथ ही चाहे वो एक्यूट रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हों, चाहे इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस हो, अगर कोई भी बीमारी महसूस हो तो उसको मॉनिटर करें, अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करें और टेस्टिंग कराएं। इसी के साथ ही ज़रूरी है कि अगर आप किसी भी कारणवश पॉजिटिव पाए जाते हैं तो अगर आप होम आइसोलेशन में रहें या हॉस्पिटल में रहें तो जो उसकी गाइडलाइंस है उनको प्रॉपर्ली फॉलो किया जाए। ज़रूरी है कि जैसे हर घर दस्तक के द्वारा हमने ये देश के हर नागरिक को एक्सेस करने की कोशिश की है, उनसे रिक्वेस्ट की है, हम आपके द्वारा फिर सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हर घर टीका और घर घर टीका, यानी कि सभी लोग वैक्सीनेशन कराएं। और साथ ही जैसे कि पिछले कुछ दिनों में कई बार इस फोरम के द्वारा भी हमने सबसे रिक्वेस्ट की है कि सेलिब्रेशन करना है, लेकिन सेलिब्रेशन किस तरीके से करना है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करते हुए क्या हम नए नॉर्मल के रूप में वर्चुअली अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड से, या जो अगर हम गैदरिंग भी कोई हो तो उसको कोविड अप्रोप्रिएट तरीके से हम उसको मनाएं, उसके ऊपर कार्य करने की ज़रूरत है। सहभागिता एक बहुत मुख्य अंश है हमारे देश की कोविड की इस लड़ाई का। दूसरा एक और अंश है संकल्प। हम आपके द्वारा सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमें एक संकल्प लेना है कि हम कोविड अनुरूप व्यवहार को अपनी लाइफ में स्वीकार करें। कोविड अगर उपयुक्त व्यवहार होगा, उसके साथ ही हम टीकाकरण को भी अपनी लाइफ में एक मुख्य अंश के रूप में मानकर स्वयं अपने आप टीका लगवाएं, आगे आएं। साथ ही ज़रूरी है, चाहे कोई उत्सव हो, पार्टी हो, उपहार हो, कुछ भी हो, कोविड अनुरूप व्यवहार के बिना हम वह कार्य कभी ना करें, नहीं तो इन्फेक्शन फिर से फैलने का खतरा है और देश के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज फिर से खड़ा हो सकता है। तो ज़रूरी है कि आज हम 10,000 से कम केसेस अगर देश में आ रहे हैं तो उसको मेंटेन करके रखें, हमारा कोई भी फंक्शन, कोई भी पार्टी कोविड अनुरूप तरीके से मनाई जाए। साथ ही जरूरी है सतर्कता, विजिलेंट। हम सतर्क रहें संक्रमण के खिलाफ, हमारा सुरक्षा कवच हम बार बार आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, चाहे मास्क हो, चाहे फिजिकल डिस्टेंसिंग हो, चाहे हैंड हाइजीन हो, हम एक सतर्क रहते हुए एक जो श्रेष्ठ नागरिक के रूप में जिस तरह से देश के हर नागरिक ने हमें अब तक सपोर्ट दिया है, वह सपोर्ट कंटिन्यूड बेसिस पर इस लड़ाई पर सतत रूप में हमें चाहिए। हम बार बार आपके द्वारा सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें अपना सपोर्ट देते रहें ताकि हम इस लड़ाई को मिलकर लड़ सकें। धन्यवाद। Dr. Bhargav. Thank you, Love. As Love has presented, we know that the Omicron variant is spreading very fast across Europe and most parts of the world. So we need to do the following important things, what Love has already talked about, but I would like to further emphasize: time to avoid non-essential travel, number one. Time to avoid mass gatherings, second. And number three, time to observe low-intensity festivities, and ushering in the new year is to be very low intensity. That is very important. So these are the three important points that I want to say. The next bullet point that I want to clearly say is that those districts which are more than 5% test positivity rate need to ensure restrictive measures. They need to ensure restrictive measures until the test positivity rate comes below 5% for at least 2 weeks. So that is important. We still have about 24 districts which are more than 5% positivity, and they need to ensure local restrictive measures till the weekly test positivity rate comes
below 5% for at least 2 weeks. So these are some important points which we wanted to emphasize. Thank you. Thank you very much. As we have highlighted, and you are aware also from the information in the public domain, that situation in many parts of the world, in particular parts of Africa, but also in particular in Europe, has gone worse compared to when we met last. ये डेल्टा से हो रहा है, पार्टली ओमिक्रॉन से हो रहा है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है, बट द फैक्ट रिमेन्स कि यूरोप के देश एक बहुत ही सीरियस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। ये इसके बावजूद भी हो रहा है कि वहाँ पे 76-80% एटलीस्ट पार्शल वैक्सीनेशन का कवरेज हो चुका है, और ये इसके बावजूद भी हो चुका है कि वहाँ पे काफ़ी हद तक डेल्टा की वेव हो गई थी, हो रही थी। ये एक नया सिनेरियो एपिडेमियोलॉजिकली हमारे सामने इमर्ज हुआ है। ओमिक्रॉन का इसमें योगदान ज़रूर है, लेकिन वो 2.4% है, कितना है ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इमर्ज होगा। मैं कुछ इसको फिगर से समझाना चाहूँगा। अगर जो केसेस कल यूके में हुए हैं 88,000 के करीब, 80,000 ले लीजिए, अगर हम उसको पॉपुलेशन के बेस पे लें तो ये 14 लाख केस होंगे भारत की पॉपुलेशन पे अगर हम उसको लगाएं। कहने का मतलब ये है, हमने वो 4 लाख वाली एक सर्च देखी थी, तो जो भी हो रहा है हम इसमें भी पूरी तरह से कहना कि डेल्टा है, दोबारा वाला डेल्टा है, ओमिक्रॉन की, तो ये इमर्ज हो रहा है। लेकिन द फैक्ट इज एट दिस वेरी टाइम the surge being experienced in UK is to the tune of 14-15 lakh per day. माइल्ड है कहा जा रहा है, वो भी देख रहे हैं। हॉस्पिटल का अभी इतना हेल्थ सिस्टम पे प्रेशर नहीं है, वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ एक इमर्जिंग सिनेरियो है, कहाँ जाएगा कहना मुश्किल है, अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो है। इसी प्रकार अगर हम फ्रांस में देखें, वहाँ 80% वैक्सीनेशन का पार्शल कवरेज है कम से कम, तो 13 लाख उसी को ट्रांसलेट करें तो केसेस के बराबर हो जाता है, जो कि उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से 65,000 पर डे है। ऐसे ही जर्मनी में। कहने का तात्पर्य ये है कि जो एक साइक्लोन जैसा एक नंबर बढ़े हैं यूरोप में, वो स्टीप राइज ने आपको दिखाया स्पेसिफिक कंट्रीज का। इट्स नॉट ओनली साउथ अफ्रीका, इट्स नॉट ओनली बोट्सवाना, it's not only Zimbabwe. A new phase of pandemic is being experienced in Europe, which is something that we have always been watching for. So ये हमें भूलना नहीं चाहिए। Government has taken tremendous and deep, comprehensive, far-reaching measures to prevent the ingress of Omicron into the country, through restrictions and monitoring of the incoming passengers, you know that. And now that system has been streamlined. The government's R&D system has intensified genomic surveillance. और ओमिक्रॉन में एक खास बात यह है कि अब जीनोमिक ही हो जाता तभी पता चलता, उससे पहले उसके चेहरे पे लिखा ही नहीं है कि इस इन्फेक्शन जो RT-PCR में आई है उसमें इसका मतलब है डिले भी होती है, पता चलने में भी देर रहेगी। जब तक पिक्चर सामने आएगी कहीं कुछ हो चुका होगा, वो यहाँ का है वो यहाँ जाके दिखाई देता है। Tremendous effort has been made, systematic effort has been made, the collective alertness, और सारा जैसे आपको बताया गया किस तरह से ये सारा कोऑर्डिनेट हो रहा है, होल ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट, होल ऑफ नेशन एफर्ट। उसके बावजूद भी हमें याद रखना होगा कि ऐसी स्थिति जो वहाँ है यहाँ ना आए, और इस तरह का स्प्रेड हमारे देश में ना हो। और कॉन्वर्सली हमें तैयार होना पड़ेगा ऐसी स्थिति को भी फेस करने के लिए इफ़ेक्टिवली, जैसे कि इस देश ने करके दिखाया। और वो क्या करना है उसके बिंदु सारे बड़े सिस्टमैटिक तरीके से लव
अग्रवाल जी ने बताए और डॉक्टर भार्गव ने समझाए। तो आज हम यही सेंटिमेंट शेयर करना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट का एफर्ट पूरा है, उसमें कोई कमी नहीं है, दिन रात है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें अपफ्रंट हमें गाइडेंस दी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इसको बहुत ही डीप कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमें गाइड कर रहे हैं और चर्चाएं होती हैं उनके अध्यक्षता में। लेकिन ज़रूर एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि एक वरी की फेज़ है। सर्दियों का मौसम है, इसमें वायरस प्रकोप करते हैं, उसको भी एट्रीब्यूट किया जा रहा है यूरोप में जो सिचुएशन है, ठंडे देशों में फेस्टिवल्स भी हैं अपने तरीके से, टूरिज़्म भी हो रहा है और उसके साथ साथ एक बहुत तेज़ तरीके से पैंडेमिक बढ़ती है, एटलीस्ट पार्टली ड्रिवन बाय ओमिक्रॉन बट परहैप्स आल्सो बीइंग ड्रिवन बाय द रेजिडेंट वेरिएंट। इसलिए प्रोफाउंड कॉशन की ज़रूरत है और यही सेंटिमेंट हम आपकी तरफ लेके आ रहे हैं। और डॉक्टर भार्गव ने क्लियरली कहा है सिचुएशन ओवरऑल अगर देखें तो क्वाइट स्टेबल। कुछ ज़िलों में पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है, वहाँ पे अगर ज़रूरत पड़ती है क्राइटेरियन बेस्ड, रूल बेस्ड, तो जो भी रिस्ट्रिक्शंस होनी है वो भी लागू की जाए और उसके भी अलावा जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, क्वारंटाइनिंग, कंटेनमेंट जोन्स होनी है उसको भी पकड़ में रखें इस पैंडेमिक को, वो एफर्ट होना चाहिए। जहाँ क्लस्टर्स हुए हैं वहाँ और भी केयरफुली डिस्ट्रिक्ट्स की और स्टेट्स की जिम्मेवारी है कि वो क्लस्टर्स को इन्वेस्टिगेट करें, क्लस्टर्स को कंटेन करें और जो भी सर्वेलेंस के मेजर्स और कंटेनमेंट के मेजर वहाँ होने चाहिए वो, और उसके साथ साथ उनकी जांच भी हो कि क्या ये कोई नया वेरिएंट तो नहीं है। सो कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपेयर्डनेस फॉर द इमर्जिंग पोटेंशियल सिनेरियो and careful watch and citizens' responsibility in terms of wearing the mask, avoiding crowded situations। और उसमें अब हम ऐड कर रहे हैं जो कि हमें WHO की गाइडेंस भी मिली, दोबारा फिर आपने देखा, याद रखेंगे अगर तो, वेंटिलेशन की बात। माहौल खुला हो तो वायरस को कम मौका मिलेगा। ये प्रिवेंटिव मेजर्स विल नॉट गो आउट ऑफ फैशन। एट द सेम टाइम वंस मोर एन अपील that vaccination coverage of adult eligible population must be accomplished fully. First dose must be received by every adult. Wherever second dose is due, whoever has to receive second dose, please do not delay. This is the strongest part of our shield against the emerging situation, coupled with the other measures that individuals have to take, and then coupled with public health measures that the system and the administrations have to take. Thank you. Thank you, sir. We'll now take a few questions. Okay, 126. Hello, thank you. Sir, I want to know what is the government's thinking or the medical experts are saying about COVID antiviral pills that have come out. So we do have some emerging evidence on falling and waning protection from vaccines, but what about these pills? And also my second question is, do you think that the Omicron cases are being undercounted in India, and should we increase genome sequencing further to trace every last possible person who may have got this, the strain in India? We have the National Task Force and the Joint Monitoring Group of the ICMR and the Ministry of Health, and we have been meeting regularly and discussing these COVID pills regularly and how effective they are going to be. At this moment, we have found that they have to be given at a very, very, very early stage, even before the diagnosis is coming, and there is not the scientific data is still not
supporting in such a big way that, that it will be useful at the moment. But we are keeping a very close watch on it, and if need be, we can invoke them. 125. आपने शायद ये कहा कि सर्वेलेंस सभी का क्यों नहीं हो जाता जीनोमिक, ये पॉसिबल नहीं है, कहीं भी पॉसिबल नहीं है, हमेशा ही रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स पे होता है. दीज आर वेरी सोफिस्टिकेटेड टेस्ट which are done not in a routine laboratory, but we assure you that sufficient systematic sampling is being undertaken, as we generally have known that India performs genomic sequencing as the second highest in the world, we believe. But that has been intensified, that has been systematized, that has been made strategic and smart. But every individual cannot be tested. And in any case, as I said, it takes time. You take the sample today, then there is a processing. It's a sophisticated thing. It's a surveillance tool. It's a pandemic assessment and tracking tool. It is not a diagnostic tool as of now. Just in addition to this, sir, how many samples have been sequenced till now for Omicron? We will bring this next time in more detail, unless you have the... I think it will be better. We're tracking that systematically. आज नहीं लेके आए. Total number sequenced. We'll get it back. देखिए, अगर आप स्ट्रैटेजी के रूप में देखें तो जैसे सर ने बताया, एक इसकी अप्रोच होती है, एक सैम्पलिंग अप्रोच होती है, जिसके अंतर्गत ये पाया जाता है कि आप कुछ सेंटिनल साइट्स देश में बनाते हैं, तो उन सेंटिनल साइट से एक पर्टिकुलर नंबर उनको इंडिकेट किया जाता है कि ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस वहाँ से आप सैंपल भेजें. साथ ही जहाँ पर भी क्लस्टर ऑफ केसेस आते हैं वहाँ पर भी स्टेट्स को एडवाइस की गई है कि आप वहाँ से सैंपल भेजें. तीसरा, जैसे आपको पता ही है कि जो इंटरनेशनल ट्रैवलर देश में आते हैं, अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनके सैंपल भी जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए जाते हैं. तो सर ने जैसे अभी आपको बताया, हमारा सबमिशन यही है. इसकी एक अप्रोच होती है कि इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन, इट इज़ मोर ऑफ ए एपिडेमियोलॉजिकल टूल इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एक्सटेंट ऑफ स्प्रेड. उसी पे हमारा फोकस भी है. Bulletin hai, it's available in the public domain and you can check. We can bring the more updated numbers next time. Thank you. Sir, how many cases of Omicron have so far been reported in the country which do not have a travel history? And does that mean that we are already in community transmission of Omicron? जो अभी तक के केसेस आए हैं उसमें अधिकतर केसेस की ट्रैवल हिस्ट्री है, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है. ऑन ए वेरी वेरी लिमिटेड बेसिस जो हमने जो अभी तक का डेटा उसको एनालाइज किया, ऑन ए वेरी वेरी लिमिटेड बेसिस एक दो केसेस ऐसे हैं जिनकी हम ट्रैवल हिस्ट्री, लेकिन वो भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में अभी भी हम लोग उनके जुड़े हुए हैं, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री में जुड़े हुए हैं कि क्या कोई एक दूर का कॉन्टैक्ट तो नहीं था जो शायद वो हमारे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में और डिस्कशन में हमें नहीं बताए हैं. तो अभी तक अधिकतर केस देश में जो आए हैं या तो वो ट्रैवल हिस्ट्री है या ट्रैवल से कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है. तो इसलिए अभी हम उस सिचुएशन में नहीं हैं कि हम कह सकते हैं कि एक बहुत वाइड स्प्रेड एक हमने उसका स्प्रेड देखा है. लेकिन ज़रूरी ये है कि इस विषय में कहते हुए कि इक्वली हम कॉशियस रहें कि वो वाइड स्प्रेड हो ना पाए. तो उसके लिए जितने इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं उनसे हमने जो हमारी इंटरनेशनल ट्रैवलर गाइडलाइंस भी हैं उसमें भी क्लियरली इंडिकेट किया है कि जो एट रिस्क कंट्रीज से आते हैं वह 1 हफ्ते होम क्वारंटाइन में रहेंगे, 8वें दिन अपना टेस्ट फिर से कराएंगे और बाद में भी अगर नेगेटिव रहते हैं तो नेक्स्ट 7 दिन के लिए भी वो सेल्फ मॉनिटरिंग करेंगे. और इसके अलावा जितने भी लोग विश्व से अगर देश में आते हैं, अगर वो नॉन एट रिस्क कंट्रीज से भी होते हैं तो 2% रैंडम सैम्पलिंग के द्वारा हम लोकेट करते हैं. और इसके अलावा भी जब वे अपने घर जाते हैं, सारे के सारे जो ट्रैवलर्स हैं इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, हमने उन सबको यही एडवाइस किया आप 14 दिन तक सेल्फ मॉनिटरिंग करेंगे. और यह पूरा प्रोसेस फील्ड लेवल पर हमारी स्टेट सर्वेलेंस ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर और रैपिड रिस्पांस टीम्स कोऑर्डिनेट करती हैं. Okay, 175. सर, अभी तक जितने यात्री ओमिक्रॉन पॉजिटिव आए हैं उनमें से सभी यात्री ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाई हुई थी. जाहिर सी बात है कोई भी विदेश से आएगा तो डबल वैक्सीनेशन ज़रूरी है. तो क्या माना जा सकता है कि वैक्सीन कम से कम संक्रमण की चेन ओमिक्रॉन को देखते हुए रोकथाम करने में नाकाफ़ी है, और ऐसे में बूस्टर डोज का क्या औचित्य रह जाएगा जिसकी मांग भी चल रही है कई जगह से?
बिफोर टेक्निकल गाइडेंस इज गिवन बाय सर, मैं आपसे बिल्कुल क्लियर शब्दों में कहना चाहूँगा, जैसे आपने जो क्वेश्चन पूछा है क्या ये नाकाफ़ी है, आई थिंक ये बिल्कुल ही एविडेंस के अगेंस्ट है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, जहाँ इस स्थाई पर, इस फोरम में, इस मंच पर आकर हम आपके द्वारा कंटिन्यूस रिक्वेस्ट करते हैं कि वैक्सीनेशन एक बहुत सुदृढ़ तरीका है अपने आप को बचाने का। अभी इस देश में कोई ऐसी एविडेंस नहीं कि हमारी वैक्सीन उस पर इफेक्टिव नहीं है, और इससे पहले भी हमने बताया इस बारे में कि अगर वैक्सीनेटेड आप होते हैं उसके बाद भी रीइन्फेक्शन होता है तो आपके सिम्टम माइल्ड होते हैं, सीवियर नहीं होते हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट ये करना चाहेंगे और आपके द्वारा सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। अगर इससे रिलेटेड कोई एविडेंस आती है तो राइट मौके पर उस एविडेंस को टेक्निकली एनालाइज करके आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। बट अभी जब कोई एविडेंस उसके कॉन्ट्ररी नहीं है, तो चाहे वो सोशल मीडिया में कई बार अफवाहें हो सकती हैं या कुछ और हो सकती है, अगर उसको हम और फैलाते हैं तो कहीं हम देश के लिए गलत कार्य कर सकते हैं। यह मेरी आपसे एक विनम्र विनती है। 104. सर, पहला तो आपसे रिक्वेस्ट कि ओमिक्रॉन के फिगर रोज़ाना हम लोगों को अपडेट होने चाहिए। कहीं 71 चल रहा होता है, कहीं 79 चल रहा होता है, कहीं 83 चल रहा होता है। ये गलत है सर। ये ऐसे में हम लोगों के सामने दिक्कत आती है, क्योंकि हर राज्य में हमारे रिपोर्टर्स नहीं हैं, हमारे कॉरस्पॉन्डेंट नहीं हैं, और राज्य अगर अपडेट करता है, अगर ये तर्क है आप लोगों का, तो हम लोग के लिए चुनौती है। वो अपडेट रोज़ाना होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी नंबर चीज़ ये कि बैकलॉग डेथ्स के बारे में पॉल सर आपसे जानना चाहते हैं कि बैकलॉग डेथ्स अगर समय पर रिपोर्ट नहीं की जाती हैं तो हमारे कंटेनमेंट स्ट्रेटजी को लेके, हमारी जो स्ट्रेटजी पूरी होती है कोविड से डील करने को लेके, कितनी हमारी दिक्कतें बढ़ जाती है। क्योंकि इस बीच में बहुत सारे अभी भी जो डेथ्स हैं, बैकलॉग डेथ्स, वो अलग अलग स्टेट्स ऐड ऑन कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो उस वक्त जब ये डेथ हुई होगी और वो आंकड़े अगर नहीं आए, अगर वो आ जाते तो हमारी राह कितनी आसान होती, और कितने बैकलॉग डेथ्स हैं महीने भर में, अगर ये आपके पास फिगर हो तो। जैसे कि आपने पूछा है, हम एक्चुअली जब आपको डेली बुलेटिन भी भेजते हैं मंत्रालय की तरफ से, हम ओमिक्रॉन को स्पेसिफिकली हाईलाइट नहीं करते। उसके पीछे एक कारण था, क्योंकि आज ओमिक्रॉन एक वेरिएंट है, कल को कोई और वेरिएंट भी आ सकता है। तो हम आपको ओवरऑल कोविड की देश की परिस्थिति बताते हैं, और जब इस मंच पर आते हैं तो ओमिक्रॉन के रेगुलर केसेस जो कि धीरे धीरे बढ़ती दिशा में दिखते भी हैं, वह हम आपको बताते हैं। तो हम यही एक स्टैंड लेके अभी तक आपके सामने आते रहे, लेकिन टाइम टू टाइम हम आपको ओमिक्रॉन की परिस्थिति के बारे में अभी भी बता रहे हैं और आगे भी बताते रहेंगे, ताकि आपको यह एक प्रॉपर रिपोर्टिंग मिल सके। उस पर हम डेफिनेटली कार्य करेंगे। रिगार्डिंग बैकलॉग डेथ्स, जैसा आपने बताया, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। इसमें हमारी एक सबसे स्पेसिफिक अप्रोच ये होती है कि हम कहते हैं कि किसी भी कारणवश अगर फील्ड से, किसी जिले से या किसी अस्पताल से किसी भी कारणवश आपकी डेथ रिपोर्ट ना हुई हो और आपको पता लगता है, तो आप बाद में भी पता लगे तो हमें प्लीज़ बताइए, ताकि हम उसको ओवरऑल एक ट्रांसपेरेंट वे में देश के सामने, चाहे वो केसेस की परिस्थिति और डेथ की परिस्थिति, देश के हर नागरिक के सामने रख सकें। लेकिन मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज़रूरी है कि बैकलॉग डेथ का स्टेटस ना आए। यानी कि ज़रूरी है कि फील्ड स्थाई पर हर हॉस्पिटल, हर जिला एडमिनिस्ट्रेशन अपनी स्टेट्स को इन टेक्निकल टाइम पर रिपोर्ट करें और उनके द्वारा हमें पता लगे, क्योंकि यह इससे ज़रूरी है कि इससे हमें पता लगता है उस पर्टिकुलर एरिया में इन्फेक्शन का क्या स्प्रेड है, उस पर्टिकुलर एरिया में क्लिनिकल मैनेजमेंट की क्या अप्रोचेज हैं, क्या उसमें कोई और बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्या कोई उसमें ढिलाई है जिसको हम बढ़ा सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो यह आपका जो आपने इशू रेज किया है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम स्टेट से कहते हैं, पहली बात तो बैकलॉग डेथ की सिचुएशन ना आए, और अगर आए भी तो आप उसको एक ड्राइव के रूप में 1 या 2 दिन में फाइनलाइज कीजिए, और हमें डेट वाइज कि यानी कि आज भी अगर आपने एक डेथ रिपोर्ट की है तो उसको कंसोलिडेटेड पिक्चर ना बताएं, आप ये बताएं कि ये डेथ इस तारीख को इस जिले में इस अस्पताल में हुई है, ताकि हमें ओवरऑल, हम चाहे उसको बैक डेटेड ही एनालाइज करके हम स्टेट को सही एडवाइस दे सकें। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, और इस विषय में जैसे कुछ स्टेट्स में, यह हर स्टेट में नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ स्टेट में इस टाइप की सिचुएशन नोट की गई, और उसको हर वीडियो कॉन्फ्रेंस में और लेटर के द्वारा भी हमने यही एडवाइस दी है। सर, आपकी बात को मानते हुए हम इंश्योर करेंगे, हम आपको डेली डेटा प्रोवाइड करें। श्योर। 105. Hello, sir. Sushmi from Times of India. Dr. Paul, like you mentioned, the cases that have been detected here, it's not possible to
identify Omicron as such, and the cases that have been detected here might be reflecting only the cases that have been detected through genome sequencing. Is there any estimation to show, in maybe extrapolating that data, that in real terms, how many Omicron cases could be possible in India? Like we have estimates for other countries where a percentage have been, of the total number of COVID cases have been identified. Two parts. One is that as of now, as I said, we don't know there are any different clinical pictures and they look alike. Maybe with time, there may be some clues how Omicron disease might look clinically different. But that's a scientific journey that may unfold in coming times. As of now, there is, with the number of Omicron, proven cases that we have, at this moment, it will be very mature to start using any modeling and applying any factor. We must watch how the other countries have experienced, and if at any point such a model exists, it will be brought forth. But at this moment, I think we should not go in that direction at all, because scientifically it will not be validated. Okay, 120. So, one of the slides showed that Canada is among the countries where Omicron cases are on a high. But I don't think Canada is in the at-risk, among the at-risk countries. Why it is so? And given that, do you think there is need to review the at-risk country list? Sir, countries at risk daily get reviewed. उसमें मुख्यतः ये होता है, जैसे हमने आपको इससे पहले ही बताया, कि एक तो कितने केसेस उस देश से आ रहे हैं और साथ में वहाँ ओमिक्रॉन की इनिशियली क्या परिस्थिति, तो उसके बेसिस पर उसको एनालाइज किया जाता है. तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आपको जैसे इससे बताया 90+ देशों में आज ओमिक्रॉन के केसेस पाए जाते हैं, कि हम सारे देशों में जिसमें ओमिक्रॉन के केसेस आए हैं उनको एट रिस्क में डालें. एक इसको प्रॉपर एक रिस्क असेसमेंट किया जाता है टेक्निकल एक्सपर्ट्स के द्वारा. उसके बेसिस पर ये एक डायनेमिक लिस्ट है. जैसा आपने कहा है, हो सकता है उस डायनेमिक लिस्ट में फ्यूचर में कुछ दिनों में कभी भी एनालाइज करके हमारी चाहे वह इंटरनेशनल ट्रैवलर गाइडलाइंस हों, चाहे अदरवाइज एट रिस्क ऑफ कंट्रीज़ की लिस्ट को हम सूटेबली रिवाइज करते हैं. जैसे मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा, अभी 2-3 दिन पहले ही हमने कुछ कंट्रीज़ को उसमें ऐड किया. वो एक डायनेमिक लिस्ट है जिसको हम अनाउंस नहीं करते, लेकिन जो ट्रैवलर्स हैं उनको जो वेबसाइट पर जो लिस्ट ऑफ एट रिस्क कंट्रीज़ होती है वह दिखाई देती रहती है. जब वो अपना ट्रैवल प्लान कर सकते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं. मैम, ट्रैवल रिलेटेड गाइडलाइंस आर नॉट चेंज ऑन ए डेली बेसिस. अभी जैसा आपको बताया 28 नवंबर को ओमिक्रॉन की परिस्थिति को और केसेस के बढ़ोतरी को देख के रिवाइज ट्रैवल गाइडलाइंस इशू हैं. उस ट्रैवल गाइडलाइंस के लिए, जैसे मैंने अभी भी अपने सहयोगीगण को बताया है, उसके बेसिस पे एट रिस्क कंट्रीज भी चेंज होती हैं. जैसे ही इवॉल्विंग एविडेंस होगी, जो आपका पॉइंट है बिल्कुल वैलिड है. अगर हमें लगेगा कि मैडम, कैन आई काइंडली कंप्लीट प्लीज मैम. तो मेरा आपसे सबमिशन है कि जो ट्रैवल गाइडलाइंस है, जैसे जैसे जो चेंजेस करने की ज़रूरत होती है उसको प्रीएम्प्टिव और प्रोएक्टिव वे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पर किया जा रहा है. जो बलराम सर ने बताया था उसमें एक तो इंटरनेशनल ट्रैवलर, उसके बारे में ट्रैवल गाइडलाइंस की चर्चा हम इस समय कर रहे हैं. उससे भी मुख्य बात जो सर ने कही है वह यह है कि हम जो विद इन द कंट्री जो हमारी एक रेगुलर ट्रैवल होती है, एक टूरिज्म से रिलेटेड ट्रैवल होगी, एक इसेंशियल ट्रैवल होगी, और यह हमारी कंटिन्यूड बेसिस पर एक गाइडलाइन, एक अप्रोच कोविड के समय के शुरू के दिन से रही है. हम केवल इस फोरम का इस्तेमाल करते हुए उसको रीटेट और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपा करके जब तक नीड ना हो आप ट्रैवल ना करें, क्योंकि कोविड संक्रमण का खतरा अभी भी बना हुआ है. और खासकर जब देश में करीब 7-8 हज़ार केसेज आज डेली उस संख्या में नोट हो रहे हैं और दुनिया में 7 लाख केसेज पूरी कंट्री में वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट हो रहे हैं, तो इंडिया इन गेम्स को कैसे प्रिजर्व रखे. तो एक स्थाई पर ट्रैवल गाइडलाइन इंटरनेशनल ट्रैवल्स की है जिसको हम मॉनिटर कर रहे हैं. दूसरे स्थाई पर हम आपके द्वारा फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कि जब तक जरूरी ना हो हम ट्रैवल को अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अभी कुछ दिनों को और अवॉइड करें. खासकर पार्टीज़ के विषय में हमने कहा है, पार्टीज़ हैं,
फंक्शंस हैं, उनको अगर आप मनाएं भी तो कोविड सेफ तरीके से मनाएं। Just to carry on with what Timsi says a bit